प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पार्लियामेंट हाउस से होने वाली गिरफ्तारियां आज भी मौजूद बहस बनी रही। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज स्पीकर चैम्बर में भी चले गए, प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करवाए। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। आज ख़ास तौर पर जो पार्लियामेंट हाउस से में जो अमला था उसको आज 5 अफराद को अमले के मुअत्तल किया गया है और इनमें जो है वो सिक्योरिटी के 5 एहलकार शामिल हैं और इलेक्ट्रीशियन भी शामिल है और जनरेटर चलाने वाला कि उसने वो बिजली जब गई है तो जनरेटर क्यों नहीं चलाया उसको भी मुअत्तल किया गया। लेकिन दूसरी तरफ आईजी इस्लामाबाद ने ये कहा है कि उन्होंने जो कुछ किया वो कानून और कायदे के मुताबिक किया है, उसमें रूल्स को फॉलो किया गया। यानी वो इशारा दे रहे हैं कि स्पीकर की इजाज़त से गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अब अगर इस्लामाबाद की पुलिस ने कायदे को फॉलो किया है तो फिर जो ये मुअत्तलियाँ की गई हैं ये क्यों की गई हैं, फिर इनका क्या कसूर था अगर तमाम चीज़ें कायदे के मुताबिक हुई हैं? तो इसकी वजाहत बहरहाल हुकूमत कर सकती है या स्पीकर कौमी असम्बली कर सकते हैं। दूसरी तरफ काजी फैसल साहब के तर्जुमान की तरफ से या सेक्रेटरी की तरफ से इनफैक्ट सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक साहब ने कल एक वजाहत जारी की। उन्होंने कहा कि मिस रिपोर्ट किया गया है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्होंने तो सहाफ़ियों से ये कहा था कि किसी एक शख्स के लिए अगर होगा तो ये काबिल कबूल नहीं होगा, हाँ अगर सबके लिए कानून बन रहा है तो फिर ठीक है। तो ये वजाहत उनकी तरफ से आई है, ये वजाहत उन्हें क्यों करना पड़ी है और क्या इस बात का अभी भी इम्कान है कि एक जुडिशल पैकेज आ सकता है 2/3 अक्सरियत हासिल होने के बाद, ख़ास तौर पर आज की इस डेवलपमेंट के बाद कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि JUI अपोजिशन का हिस्सा थी और रहेगी और उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के साथ जाना आवाम के गैज़ो गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब ये कह दिया और फिर ये भी कहा कि आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनसे जो आस लगाई हुई थी हुकूमत ने और जो पिछले 2 दिन पहले एक खबरें चल रही थी कि 224 का हिंसा पूरा हो गया है, हदफ हासिल हो गया है हुकूमत का 2/3 अक्सरियत के लिए, तो क्या वो पूरा नहीं हुआ है अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के जाने के बाद या उनके इस बयान के बाद? तो इन तमाम चीज़ों पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर के, बहुत शुक्रिया राना साहब, खुश आमदीद। बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया न्याज़ी साहब, खुश आमदीद। जहांगीर जदून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो पार्लियामेंट हाउस से होने वाली गिरफ्तारियाँ हैं इस पे आज जिन लोगों को मुअत्तल किया गया है, सिक्योरिटी के लोग और ये और इलेक्ट्रिशियन और जनरेटर चलाने वाले लोग और ये वो, तो ये इसको जो उमर अयूब साहब हैं वो इन इक़दामात को नाकाफ़ी करार दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, वो स्पीकर होते हैं और स्पीकर साहब ने ये इक़दाम लिया है कि अगर कोई अहलकार जो है वो दाखिल हुआ है असम्बली की विसिनिटी के अंदर, तो जो सिक्योरिटी के जो इंचार्ज होते हैं, जो जिनको तो उस सार्जेंट लार्ज जो, हाँ, तो उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको रोकें और ऐसा ना होने दें। और अगर कोई आते हैं बगैर इजाज़त के भी आ रहे हैं तो इजाज़त वो उनका काम है, वो फर्स्ट डिफेंस असम्बली की अगर आप कह लें, तो इस वजह से उन्होंने ये लिया है एक्शन। लेकिन आई एम श्योर अभी तो इंक्वायरी होगी और इसके ऊपर वो देखेंगे कि क्या मामलात हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये जो पुलिस ने, यानी एक तरफ तो स्पीकर साहब ने कहा कि पुलिस ने, यानी कल की खबरें ये थी कि उनको आईजी साहब को सरजनिश की कि आपने गलत किया है और ज़ाहिर इसी वजह से मुअत्तलियाँ भी हुई हैं, लेकिन पुलिस तो 8 दिन का जिस्मानी रिमांड ले रही है जाके। नहीं, देखिए, नहीं, जिस्मानी रिमांड लेना या किसी को गिरफ्तार करना इशू नहीं था। देखें, वो तो अगर पार्लियामेंट हाउस के अंदर से क्यों नहीं, अंदर से क्यों किया, ये इशू जो है कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाके गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। और वो तो पुलिस कह रही है कि हम अंदर नहीं गए थे और इस चीज़ को इंक्वायरी के अंदर देखा जाएगा, लेकिन गिरफ्तारियां तो होनी थी। तो फिर अगर पूरी इंक्वायरी नहीं हुई तो इन बेचारे 5-7 मुलाजमीन को मुअत्तल क्यों कर दिया? क्योंकि अभी तो इंक्वायरी नहीं हुई कि अंदर से गिरफ्तार हुआ है। पहली जिम्मेदारी जो है वो इनकी आती है कि जो ये कह रहे हैं कि क्लेम कर रहे हैं कि वो अंदर आए थे, अगर पुलिस तो कह रही है वो नहीं आए थे, लेकिन अगर अंदर आया है कोई और भी अगर आया है तो वो फिर इनकी जिम्मेदारी थी कि तो उसको रोके। लेकिन मेरे ख्याल से ये पहला इक़दाम है, जब इंक्वायरी होगी और हतमी रिपोर्ट आएगी तो फिर इसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है इस इंक्वायरी को नहीं कंडक्ट कर रही, इसको जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, स्पीकर हैं असेंबली के, वो देख रहे हैं इसको। नहीं साहब, क्यों मुतमईन नहीं है तहरीक इंसाफ इन इक़दामात से जो स्पीकर साहब ने उठाए हैं?
देखें आज भी मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की, उसी की कंटिन्यूटी में बात करूंगा। देखें, एक कुछ वक्त की ज़रूरत होती है। आपने फौरी कुछ इक़दामात कर दिए, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए, चलें कल वो पार्लियामेंट में आ जाएंगे, मगर आप देखें कि आपके ये जो टाइम है ये हिस्ट्री में जाना है। कल हुआ क्या, 9 सितंबर को बुनियादी तौर पे हुआ क्या, आर्टिकल 7 क्या कहता है, रियासत की डेफिनेशन मौजूद है। रियासत में उसमें क्या कहते हैं, मजलिस शूरा। तो बेसिकली 9 सितंबर का हमला रियासत पे हमला था, वो कोई हमारी ज़ात पे हमला नहीं था। ठीक है, उधर से 10 बंदे एमएनए गिरफ्तार कर लिए, क्या हुआ, गिरफ्तारियाँ होती रहती हैं। उनको तो आपने एक पॉलिटिशियन से लीडर बना दिया, मगर जो रियासत पे हमला हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है। बात है आपने अपने ही बंदे उड़ा दिए। ये तो पुरानी एक चलती आ रही है रविश, डॉन लीक्स हुई, अपने बंदे को जी सैक कर दो, तो उससे मसला हल नहीं होता। बुनियादी आप जाएं इसके पीछे कौन है। जब एजाज सादिक साहब ने बुलाया आईजी को, आईजी ने तो बड़े साफ अल्फाज में कह दिया कि नकाब पोश बंदे जो अंदर गए हैं, जिन्होंने बंदों को उठाया, वो मेरे बंदे ही नहीं। तो भाई अगर वो बंदे आपके नहीं हैं तो किसके हैं, वो पता लगाना है कि कौन वो नामालूम लोग हैं। तो जब तक वो आप पता नहीं लगाएंगे आप वो चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैंने उन्हें 12 का स्टेज पे कि आप देखें, आप हिस्ट्री के उस मोमेंट पे खड़े हैं कि आपका मवाजना होगा मौलवी तमीज़ुद्दीन से कि वो अपने इदारे को बचाने के लिए फ़ौरन अदालत चले गए थे, मतलब हर हद तक गए। चले नतीजा उसका जो भी निकला, आज वक्त आपसे उस तरह की डिमांड कर रहा है। आपने बेसिकली इस रियासती इदारे को बचाना है। अगर पार्लियामेंट की तकरीम नहीं होगी तो इधर किसी की तकरीम नहीं होगी। हमें छोड़ दें, अरेस्ट वो बाहर से भी हो जाते, क्या मसला है। बात है जिन पे दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज करा दिए, कत्ल के करा दिए, उन्हें उनसे फ़र्क नहीं पड़ा। ये 3 साल की सज़ा वाले मुकदमे से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मगर ये दाग हमारी इस जो हुआ है, ये इंसिडेंट हमें हॉन्ट करता रहेगा फॉर टाइम्स टू कम। सही है। जदून साहब, ये बताइए कि ये जो एफआईआर आपने देखी, कल इसका हम तफसील से जिक्र भी कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, जिसमें पीटीआई रहनुमाओं के बारे में कहा गया कि हर एक शख्स जो है उसके नाम के साथ लिखा गया कि ये किस पुलिस एहलकार से उलझा और उसका क्या रैंक था, उसका नाम भी बताया गया। और फिर बताया गया कि तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो स्टेज के बाहर पुलिस एहलकारों से, एसएचओ से, एसआई से, एएसआई से, इनसे उलझे या इनका किसी का उन्होंने असला छीन लिया, किसी से एंटी राइट किट छीन ली, किसी की एफआईआर में लिखा हुआ है कि वक्की में पिस्टल का बट मार दिया, इन सब के पास ये मुसल्ला पिस्टल थे। तो आपके ख्याल में जब ऐसी एफआईआर पे 8 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाता है जज साहब की तरफ से, तो उसकी क्या वजह होती है? क्या कुछ चीजें बरामद करनी होती हैं, कोई नेटवर्क पकड़ना होता है? 8 रोजा जिस्मानी रिमांड कम है, ज्यादा है, इतना ही होता है? आपकी लीगल ओपिनियन क्या है इस पे? एक चीज इसके साथ साथ जो है वो काजी फैसल साहब के मैं मौजू पर आना चाहता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब को इसके साथ मिलाकर डिस्कस करते हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब का जो स्टेटमेंट है वो तो ऐसा लगता है कि वो जो प्लान था हुकूमत का 224 नंबर हासिल करने वाला, वो तो अधूरा नहीं रह गया। काजी फैसल साहब ने कल स्टेटमेंट दी कि नहीं, अगर सबके लिए कानून साजी होती है तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मेरे अकेले को 3 साल दिए जाएंगे तो मैं उसको कबूल नहीं करता। ये वहां से वजाहत आई है। तो अब क्या 2/3 अक्सरियत हासिल हो भी रही है, तरमीम आ भी रही है? नहीं, देखें, बात यह कि गवर्नमेंट तो कभी भी जो है कोई अपने सर पे लिख के या कोई झंडा उठाए नहीं आ रही थी कि हम 2/3 करने जा रहे हैं, या कोई ऐसा क्लेम हुकूमत तो नहीं कर रही थी। और हुकूमत तो पहले से ही कह रही थी, खबरें तो जारी करवा रही थी ना हुकूमत कि 224 पूरा हो गया। खबरें जारी हो रही थी और हमारे से पूछी जा रही थी कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। और हमारा जवाब पहले दिन से यही है कि हमारे पास नंबर्स नहीं है। और तरमीम हम बेशक अगर करना चाहते हैं, कोई जुडिशल पैकेज लाना चाहते हैं, और जिसकी ज़रूरत भी है और आना भी चाहिए, जुडिशरी के अंदर जो है रिफॉर्म्स और उस चीज़ें, ये उसको बेहतरी करने की ज़रूरत है। लेकिन गवर्नमेंट ने कभी भी क्लेम नहीं किया कि हम जो है ये पैकेज अभी लेके आ रहे हैं और ये होने जा रहा है और ये कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा। तो ये तो गवर्नमेंट ने कभी भी क्लेम नहीं किया। गवर्नमेंट का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि 2/3 के लिए, अब ये इसके लिए जुडिशल पैकेज के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। लेकिन आपने उसकी पूरा करने की कोशिश तो की है ना? नहीं, कोई आपको कौन सी मुलाकातें? मौलाना साहब से तो हम बिल्कुल अभी भी इंगेज करेंगे, मौलाना साहब से तो हम इंगेजमेंट जारी रहेगी। मौलाना साहब जो है एक पॉजिटिव आदमी है इस मुल्क की सियासत के अंदर, और उनसे इंगेजमेंट जारी रहेगी अभी भी। अगर उन्होंने कोई ऐसा कोई उनको, तो क्यों उनसे बातचीत नाकाम हो गई है? उन्होंने तो आज की स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने रखी हैं, वो तो इनकार कर दिया उन्होंने हुकूमत के साथ आने से। देखिए, मौलाना साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी मैं समझता हूँ कि ये बातचीत आगे चलेगी और चलती रहेगी। मौलाना साहब जो हैं, जब भी मुल्क के को ज़रूरत पड़ी है किसी भी ऐसे इशू के अंदर जहां यकजहती की ज़रूरत होती है, तो मौलाना साहब ने हमेशा सपोर्ट किया है। मेरे ख्याल से कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अगर उनको कोई अभी रिसेंटली कोई इख्तलाफ है तो वो हम उनसे इंगेजमेंट जारी रखेंगे। जदून साहब, ये बताइए कि
पहला जो मेरा सवाल था अभी कि कल एफआईआर जो हुई है जिसके तहत तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को और रहनुमाओं को उठाया गया और उनका जिस्मानी रिमांड 8 रोज का लिया गया है, इस एफआईआर में, इस तरह की एफआईआर में जिसमें कि मुसल्ला थे तहरीक इंसाफ के लोग और इन्होंने पुलिस एहलकारों के साथ लड़ाई झगड़ा भी किया, उलझे भी, किसी को मारा पीटा भी और किसी से उनका असलाह भी छीना, उनकी किट भी छीन ली, तो इसमें 8 रोज का जिस्मानी रिमांड ही होता है या ये कोई हैरान कौन चीज है? नहीं, बिल्कुल हैरान कौन चीज है। पहली बात ये कि एफआईआर जो है ये फैब्रिकेटेड है और ये सिविल गवर्नमेंट ये एफआईआर कर नहीं सकती, ना वो करा सकती है। ये जिन लोगों ने एफआईआर कराई है ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड है और ये बोगस एफआईआर है। इसमें अगर पुलिस की कनपट्टी पे या किसी को पिस्टल लगता है तो पुलिस उसी वक्त गिरफ्तार करती है, तो एक दिन के बाद गिरफ्तार करने की किस तरह, और फिर पार्लियामेंट में जाकर गिरफ्तार करना, ये तो आपने मतलब जो पार्लियामेंट है उसको तकद्दुस पमाल की है और इसे ये जो कंडेम करना चाहिए तमाम जो पार्लियामेंटेरियन है, इकरार सा बोर्ड हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। आज जो गवर्नमेंट में है कल वो अपोजिशन में होंगे, कल जो अपोजिशन में वो आज गवर्नमेंट में है। इस तरह नहीं निजाम चल सकता कि आप जो पार्लियामेंट बिल्कुल ये इन्होंने मेयर नाजी ने सही। आप कैसे कह सकते हैं कि ये एफआईआर बोगस है? चलिए, एक तो आपने कहा ना कि अगर गिरफ्तार करना तो फिर फौरन करते, बोगस कैसे कह सकते हैं आप इस एफआईआर को? नहीं, फैब्रिकेटेड है। देखें ना आप, एक एमएनए जो है पुलिस कांस्टेबल की कनपट्टी पे किस तरह पिस्टल लगेगा, या वो हर एमएनए जो है वो मुसल्ला हो जाता है कि जी वो पुलिस वालों को मारेगा? इस तरह मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर मैंने कंटेंट सारे पढ़े हैं, ये 80% जो एफआईआर है फैब्रिकेटेड है। हो सकता है कोई देखा मुका हो जाता है एक जलसे के अंदर, पुलिस वालों के साथ कोई क्लैश हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो है ना, पहले पीटीआई वालों ने देखे हमले भी किए हैं, गेट भी तोड़े हैं, बहुत काम हुए हैं, लेकिन इस एफआईआर के अंदर डायरेक्टली जो इन्होंने एमएनएज और एक लग रहा है कि पैटर्न के इन बंदों पे एफआईआर करनी है और इन्होंने बिल्कुल ये फेक और फैब्रिकेटेड और एग्जीजरेटेड एफआईआर की है। इसके अंदर ये कंटेंट बनता ही नहीं एफआईआर का। 780 कहाँ पे लगता है? इनको पुलिस वालों को नहीं पता है कि टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है? ये सारे मैंने टेररिज्म में इन्वॉल्व है, इन्होंने क्या टेररिज्म किया है? तो फिर 8 रोजा जिस्मानी रिमांड कैसे हो गया उनका? इसलिए वो इन्होंने गलत एफआईआर की, तो जज को रिमांड नहीं देना चाहिए था। ये पुलिस की नहीं तो कोर्ट की गलती है कि उसको रिमांड नहीं देना चाहिए। किस लिए उनको फिजिकल कस्टडी में दे रहे हैं? कि मैंने कोई या एक शोएब शाहीन देखें कि पूरे प्रोफेशन का जो लॉयर्स का प्रोफेशन है उस पर उन्होंने हमला किया है। उसको चैम्बर के उसका वर्किंग, वो जब चैम्बर में किसी वकील को, किसी क्लाइंट को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते वकील के चैम्बर से, और उसको आगे उसके चैम्बर से गिरफ्तार किया है। इन्होंने एक पार्लियामेंट पे हमला किया है और एक लीगल प्रोफेशन, दोनों पे इन्होंने हमला किया है। सही है। और न्याय साहब, एफआईआर के मुताबिक तो जरताज गुल भी मुसल्ला थी, उनके पास भी पिस्टल था। हाँ जी, जैसा जदून साहब कह रहे थे, मतलब वो कंटेंट देखें, ये स्टेज की सारी वो कार्रवाई बता रहे हैं, मीडिया सारा मौजूद था, कोई फुटेज नहीं थी, क्या कोई चीज़ इसको जस्टिफाई करती? मतलब टोटल अगर ऊपर से आपको कोई कहेगा तो आप कोई भी एफआईआर काट देंगे। मतलब इन्होंने अपने इख्तियारात का इतना नेकेड अब्यूज़ किया है जिसकी जो है ना मिसाल नहीं मिलती, और इस वजह से देखें हमें शर्मसारी हो रही है। और आज मैंने एक और बात भी की, देखें इधर एक वो नए कानून का भी इतलाक हुआ है जो पीसफुल असेंबली एंड राइट टू एफआईआर में लिखा हुआ है कि उसका 2024 का हवाला दिया। तो मैंने आज पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा, जब आप डिक्टेटेड लॉज इस तरह के पास करेंगे तो यही पे नतीजा निकलेगा, फिर आपकी पार्लियामेंट पे हमला ही होगा, फिर और कहीं नहीं होगा। और इसी तरह आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आपके इदारे आपके हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है, आप पीएमडीसी ये सारा कुछ प्राइवेटाइज करते जाएंगे और ये अजीब ही कैफियत बन जाएगी इस मुल्क में। देखें, हमें सोचना पड़ेगा, पार्लियामेंट में हमें आवाम ने पावर ज़रूर दी है, मगर ये पावर को आपने एक्सरसाइज करना है विद कॉशन। व्हील है, पहिया घूमना है, कल को फिर आप ब्लेम करेंगे कि जी हमारे साथ ज्यादती होगी। राना साहब, आपने एफआईआर पढ़ी है, आपकी जैसे गुजरी है? जी, मैंने देखी है उस एफआईआर। उस एफआईआर में लिखा हुआ है कि हर एक पीटीआई लीडर के सामने नाम लिखा हुआ है एक पुलिस एहलकार का, एसएचओ का, मुख्तलिफ थानों के एसएचओ मौजूद थे, एसआई का, एएसआई का, कि इसने उसके कनपट्टी पर रखी, इसने उसकी, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ वक्खी में जो है ना वो यहाँ पसली में कहते हैं जी, तो वहां पर उन्होंने मारी, फिर एक से किट छीन ली। ये सारे लोग उस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किए? देखिए, मेरे ख्याल से जिस तरह की वहाँ तकारीर हुई जो जलसे के अंदर गंडापुर साहब ने की, और फिर जो इंडोर्समेंट खान साहब ने उस तकरीर की कि जो उन्होंने कहा वही पार्टी पॉलिसी है, और फिर वहाँ जो है पुलिस के साथ तसादुम भी हुआ, एक गालबन एक एसएसपी या एसपी जो है वो इंजर भी हुए और पथराव भी हुआ। तो जो ये जमहूरियत का जो कत्ल की तरफ
कर रहे हैं, और वो जो मैं स्पीच के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिस तरह की उन्होंने कह लें कि स्पीच पे तो आते हैं वैसे। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ, इनको गिरफ्तार मैं समझता हूँ कि देखें अगर कोई एग्जैजरेटेड FIRs कटी हैं तो नहीं कटनी जानी थी, और वो उनका फायदा ही होता है, जिसके खिलाफ कटती है उसको फायदा ही होता है, वो उसका फायदा 8 दिन वो हवालात में रहेंगे, सियासी तौर पे उसके नंबर ही बनते, नहीं होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ नहीं होनी चाहिए। अगर सियासी फायदा होता है इससे तो 2-4 मिनिस्टरों के खिलाफ भी पकड़े, उनको भी अंदर करा कटती थी ना, फायदा हमारे खिलाफ भी कटती थी। इसी तरह वो जब हम जलसों पे निकलते थे, ये इनके दौर में हमारे खिलाफ भी कटी है FIR ने। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ। और एग्जैजरेटेड FIR काट के जो काट रहा होता है उसको नुकसान होता है, और जिस पे कट रही होती है उसको लॉन्ग टर्म में फायदा ही होता है। तो इसमें मेरे ख्याल से इससे परहेज ही करना चाहिए। बहरहाल जो मैं कह रहे हैं हफ्ते 10 दिन की परेशानी है, उसके बाद इसका फायदा है सियासी तौर पर। मेरा पॉइंट ये कि ये एक रिएक्शन है जो जिस तरह की तकारीर वहां हुई, और बदकिस्मती से जिस तरफ PTI एज अ जमात इस मुल्क को सियासत को FIR जो है उन तकारीर का रिएक्शन है। बिल्कुल इट इज। मेरे ऐसी ना होती तो फिर ऐसा ये FIR ना होती। मेरे ख्याल से ये एग्जैजरेटेड तो मैं कह रहा हूं ना कि हैं, और एग्जैजरेटेड अगर ये हैं तो उसका फायदा, उसका हमें गवर्नमेंट को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। अगर ये तो अब ये मुझे तो नहीं पता ना, इसकी तहकीक होगी कोर्ट में, शवाहिद अगर नहीं पेश कर पाएंगे इन चीजों के तो फिर बेनिफिट तो मिलेगा ना। ये FIR पुलिस ने अपने तौर पे काटी है या हुकूमत की इमा पे काटी है? देखिए ये FIR जो वहां मैंने आपको पूरी जो पिक्चर वहां खींची कि वहां पथराव हुआ और सब कुछ हुआ, तो वो फिर उसके मुताबिक फिर वो उन्होंने जो भी किया, और उसमें अगर एग्जैजरेशन की है और वो साबित नहीं हो पाएगी तो उसका नुकसान ही होगा ना वो जब, और बेनिफिट उनको। लेकिन जो तकरीर वहां हुई, मुझे लेट मी कम टू दैट, देखें वो जमहूरियत का हिस्सा नहीं है। जब आप कहेंगे कि जिहाद करना है हमने और कफन बांध दिया और मरेंगे मारोगे और बांग्लादेश भूल जाएगा और हम जाके खान साहब को आज़ाद कराने जा रहे हैं, तो जब आप इस तरह का अपने वर्कर्स को, क्यों वर्कर नहीं डिफ्रेंशिएट करता कि आप जो है ये कोई सियासी तकरीर है या ये पॉइंट स्कोरिंग है, वर्कर जो है वो वहाँ से चार्ज हो जाता है और फिर 9 मई के वाक़यात होते हैं। तो अगर ये सियासत है, यही पॉलिसी है PTI की, तो मैं तो समझता हूँ ये बड़ी ख़तरनाक है, और आगे भी ये मुल्क के लिए जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है उसके लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये तो तसादम की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। और जब ये इस तरफ लेके जाएंगे, अब मुझे बताया ना 12 दिन रह गए, 12 दिन बाद ये खान साहब को रिहा करने के सीरियस ले लिया उनके अल्टीमेटम को? नहीं, ये तो इन्होंने वहाँ चीफ मिनिस्टर ऑफ KP के, जो कि उनका सबसे सीनियर कह लें कि मेंबर है ओहदे के, 12 दिन के बाद आप सिक्योरिटी बढ़ा दें अडयाला की? हाँ नहीं, वो तो देख लेंगे जब क्या करना हुआ। लेकिन कहने का मतलब ये भी जमहूरियत नहीं है। और जब ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का तकद्दुस, तो देखें स्पीकर ने नोटिस दिया और स्पीकर तय तक जाएगा, वो तो खुद ही ले रहे हैं ना, अच्छी बात है, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने जो कत्ल किया जमहूरियत का इस तरह की तकारीर के साथ, जिससे फिर 9 मई के वाक़यात होते हैं, इंतशार फैलता है, वो भी गलत डायरेक्शन है, जहां इनको सोचना चाहिए कि किस तरह आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही है। चलें नए साहब इसका जवाब दीजिएगा, मगर एक छोटा सा ब्रेक में ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मैंने ऐसा अभी जो आपने राना साहब की गुफ्तगू सुनी, राना साहब कह रहे हैं कि जो तकरीर थी वो नामुनासिब थी, और वाकई लगता भी यही है कि उस पर कुछ हिस्से तो नामुनासिब थे। और वो कहते हैं कि जी जो FIR हुई है ये उसका आउटकम है, अगर इस तरह की तकरीरें ना होती तो इस तरह की फिर FIR भी ना होती। तो ये तकरीरें भी तो जमहूरियत में इस तरह से नहीं होनी चाहिए, इश्ताल अंगेज थी, आप कारकुनों को इश्ताल दिला रहे हैं। अच्छा देखें, बुनियादी तौर पे तकरीर का जो कॉन्टेक्स्ट है, खुद ही राना साहब ने कहा कि वो स्टेज की तकरीर है, ठीक है ना, वो कोई आप मैं जैसा बात कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल गुफ्तगू, जब आप ऑडियंस बहुत लार्ज होती है, उनके सेंटिमेंट के लिहाज से बात कर रहे होते हैं, उसमें अगर एक लफ्ज़ की रेपुटेशन है बहुत दफ़ा, जैसे अंग्रेज़ी में भाई शेमलेस कह लें, ठीक है, अगर वो निकाल दें तो तकरीर वैसे ही माइल्ड हो जाती है, उसका लोग ज़्यादा ठीक है, मतलब वो फ्लो में गाली में बंदे कत्ल हो जाते हैं। फ्लो पे देखें ना, फ्लो में आप बात कर रहे हैं, रेपुटेशन हो गई, फिर आप देखें आपने किया उस दिन क्या है। अली अमीन गंडापुर जो CM है, खुद 5 मील चल के आया पैदल,
ठीक है, फुटेजेस मौजूद हैं, मतलब आपने हर जगह कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिए, सवाबी तक ट्रैफिक रुकी रही है, ये सूरत हाल थी। फिर अंदर आया तो कुछ उसका भी आप दें, मतलब एक जलसा का ऐसे लग रहा था जैसे कंटेनर लगाए हुए थे जलसा रोकने के लिए, हालांकि होना क्या चाहिए था कि आपने NOC दिया जलसा होए, उसको स्मूथ फ्लो दे, आपने हर तरफ से रास्ते बंद कर दिए कि अवाम ना आ सके। फिर भी अवाम आ गई, उसका आपको और ज़्यादा गुस्सा आया कि भाई इतने अरेंजमेंट भी किए, करोड़ों रुपए रोकने के लिए खर्च कर दिए, फिर भी आ गए, उसका रिएक्शन निकाला गया। बाकी उनकी तरफ से जो मीडिया वाली डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हुए स्लिप ऑफ टंग हुआ, उस पर तो आपको पता है ऑन रिकॉर्ड आके गौहर खान और उमर अयूब ने अपॉलॉजी की, लेकिन उस अनकंडीशनल जवाब में क्या कहा खान साहब ने? नहीं, उन खान साहब ने ओवरऑल ये कवर्ड है, बुज़दिल हैं जो वजाहतें कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। देखें उस चीज़ की माफ़ी मांगे, देखें कॉन्टेक्स्ट के साथ तो सारे खड़े हैं। वो क्या कह रहे हैं, 9 पे बात की अली अमीन ने, उसने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की है कि जो अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर माजरत कर रहे हैं वो बुज़दिल है। नहीं, माजर ओवरऑल कोई अपोलोजेटिक होगा तो उस सेंस में कहा होगा। मेरा नहीं ख्याल कि गौहर वाली बात पे उन्होंने ये बात की होगी, क्योंकि देखें मीडिया वाली बात है। देखें अगर कोई बिलो द बेल्ट बात हुई है उसको सारे कहेंगे कि नहीं ये होनी चाहिए, ठीक है, किसी को अगर टारगेट किया पर्सन स्पेसिफिक, ठीक है, मगर जो आप कॉन्टेक्स्ट देखें कि 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हुआ है, हम उसको एजिटेट कर रहे हैं, इदारे क्या कर रहे हैं, हमारी इलेक्शन पिटीशन आज भी वहीं खड़ी हैं, आईनी जो कानूनी मुद्दत 180 दिन की है वो गुजर चुकी है, अभी तक हमारा मैंडेट वापस नहीं हुआ। भाई हमारी अगर पिटीशन झूठी है रद्द कर दें, कम अज़ कम सुने तो सही, इतना जुल्म तो ना करें। अब वो जुल्म की आवाज़ भी उठाएं तो क्या वो गलत है? और उसके रिएक्शन में आप ये सबक दें कि आप पार्लियामेंट में घुस के बंदे उठाएं। अब भाई आपसे नंबर मैनेज नहीं हो रहा 2/3 का, इसमें हमारा क्या कसूर है? इसके लिए भाई मौलाना साहब आपसे नहीं मान रहे तो आप उसका भी गुस्सा हमसे निकालेंगे। हम मौलाना साहब क्यों नहीं मान रहे? मौलाना साहब आपकी बात मान गए वैसे, क्या उन्होंने खुद से फैसला किया? खुद से फैसला किया। देखें वो पॉलिटिकल प्लेयर हैं, देखें उन्हें भी समझ है। देखें जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है ना, पॉलिटिक्स का एक बड़ा क्लियर डिवाइड आ गया है। जो गवर्नमेंट ट्रेजरी साइड है उसने एक स्पेसिफिक लाइन ले लिया है, मगर जो एंटी कैंप है वो बहुत बड़ा है, उधर बहुत ज़्यादा वोट पड़ा है, 80-85% वोट वहीं पड़ा है। अगर उधर आप खाली इमरान खान को छोड़ देंगे तो इमरान खान तो और मजबूत हो जाते हैं, तो हर किसी की उस पर नज़र है, इसलिए वो कैंप कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर अख्तर मिंगल साहब देख लें, पहले तो हमारे साथ नहीं थे, मगर आज इस हिस्ट्री के मूवमेंट में, इस जंक्चर पे वो उसी साइड पे खड़ा होना चाह रहे हैं, चाहे हमारे साथ चलें ना चलें, पर वो इसी तरफ खड़े होंगे। सही है। जदून साहब ये बताएं कि अब ये 224 का नंबर पूरा होता है या नहीं होता, ये तो अलग बात है, लेकिन फर्ज कीजिए हो जाता तो सेनेट नामुकम्मल है, नामुकम्मल सेनेट जो है वो आईनी तरमीम ला सकती है कानूनी तौर पर? देखें ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेटेबल इशू है कि सेनेट नामुकम्मल है तो ये फिर प्रेसिडेंट किस तरह इलेक्ट हो गया है, बाकी चीजें किस तरह हो रही हैं। लेकिन ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो डिबेट है या एक क्वेश्चन है जो कोर्ट ही इसको डिसाइड कर सकती है। अपैरेंटली एक प्रॉमिस की जो है वो जो फेडरेशन पूरी नहीं है, एक प्रॉमिस की नुमाइंदगी नहीं है। मैं थोड़ा सा तकरीर का जरूर कहूँगा कि जो अमीन गंडापुर ने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, ये किसी पार्लिमानी जो है नहीं लगता था कि कोई सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है और वो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करे, तो उसको थोड़ा सा ना ये मतलब एक गंडासा टाइप जो है वो तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप बाकी भी पॉलिटिकल लोगों ने तकरीरें की हैं तो एक पैरामीटर होते हैं कि आप एक सोसाइटी के अंदर रह रहे होते हैं, अगर किसी खवातीन को आपने कोई क्रिटिसाइज करना है तो उसका भी एक तरीका होता है। जदून साहब ये कहना, ये जवाब आपके ख्याल में दुरुस्त है जो मैंने सब कह रहे हैं कि जी 5 बिल चल के आए थे, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा चूंकि उनके रास्ते रोके गए, उन्होंने सारा गुस्सा आगे अपनी तकरीर में निकाल दिया और फिर जलसे का माहौल ऐसा था कि जुबान फिसल ही जाती है इतना मजमा देख के? नहीं, ये जुबान नहीं फिसल जाती, वो हमेशा इस तरह ही करते हैं। अब देखे ना वो शहद की बोतलें भी उनसे बरामद होती हैं, तो उनको थोड़ा सा, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर वो ऑर्डिनरी बंदा होता ना तो वो कोई ट्रक के ड्राइवर नहीं है कि खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं, वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसको जो है अपनी तकरीर के अंदर जो जबान होती है वो सही इस्तेमाल करें, क्योंकि पूरी दुनिया सुन रही होती है। आप देखें ना कि आप बंदे की परसेप्शन लेते हैं कि जो तकरीर करता है, ये अब अमैर न्याजी बात कर रहे हैं तो हर एक टीवी पे सुन रहा है, उसको पता है किस तरह ये मतलब है अपने आप को कंट्रोल करके चीजें बात कर रहे हैं, हम सारे बात कर रहे हैं, तो इसका एक तरीकाकार होता है। तो इस तरह नहीं है कि आप पूरी दुनिया के सामने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें कि जी आप किसी को बताना चाहें कि मैं बड़ा अग्रेसिव हूँ और मुझे लोग पसंद करते हैं। देखें वो ये अलग बात। अब इनके अंदर ये एक बहुत बड़ी बात आ गई कि जितनी आप अग्रेसिव बात करेंगे, जितनी दूसरों को गालियां देंगे तो आपको लोग पसंद करेंगे, लेकिन इस तरह नहीं है। अब उन्होंने मीडिया के साथ भी इस तरह किया जी, अब सारे मीडिया में तो हर बंदा तो इस तरह का नहीं है ना,
हो सकता है मीडिया के अंदर भी हर प्रोफेशन में काली भेड़ें होती हैं, कोई बंदा हो मीडिया के अंदर भी हर प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन तुम अक्रॉस द बोर्ड तो आप किसी प्रोफेशन को इस तरह नहीं कह स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि जी तो ये बंदे ये कर रहे हैं, लिफाफे पकड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इस तरह कल वो मीडिया उनके साथ खड़ा होगा। आप अपोजिशन के साथ तो ज्यादा मीडिया है, पीटीआई के साथ तो ज्यादा मीडिया खड़ा होता है। तो इस तरह जो है ना स्पीच एक चीफ एग्जीक्यूटिव को इस तरह नहीं करनी चाहिए जो प्राइम को जो है वो एक बहुत बड़े सूबे को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, चाहे वो पॉलिटिकल स्पीच ही, लेकिन उसको अपना ओहदा या अपना लिहाज करना चाहिए था कि आप किसी औरत के बारे में, एक चीफ मिनिस्टर के बारे में कहते हैं जी सुन लो मरियम मैं ढोल बाजे लेके आ रहा हूँ, तो ये थोड़ी सी मेरे हाल में आप उसकी वजाहत ये की है पीटीआई ने कि जी उन्होंने चीफ मिनिस्टर को एड्रेस किया था ना कि मरियम को जाती तौर पर। बहरहाल ये उनकी वजाहत है। एनीवे ये सेनेट, ये जो मैंने सवाल किया राना साहब कि नामुकम्मल सेनेट क्या आईनी तरमीम ला सकती है, चाहे नंबर उसमें मेरे ख्याल से इसका तो कोई इशू नहीं है। ये जब जो है वो सारे इतने बड़े बड़े इलेक्शंस के अंदर वोट कर सकते हैं और चीजें चल रही हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो सकता है, तो फिर ये तो मेरे ख्याल से कोई इतना कोई इशू नहीं है। आईनी तौर पर कोई मेरे ख्याल से आईनी तौर पे कोई रुकावट नहीं है। मेरा दूसरा ये बताएं कि अगर 224 का नंबर, आप जाहिर है आपके पास नंबर नहीं है, आप एतराफ करते हैं, नंबर पूरा करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, ये भी आप एतराफ करते हैं, कोशिश तो आपकी होगी ना कि देखें अगर हम कोई कोशिश कर रहे होते, कोई मुलाकातें कर रहे होते तो आपको नजर आ रहा होता। 224 पूरा करने के लिए आप कोशिश नहीं कर रहे, जुडिशियल पैकेज तो तैयार किया ना आपके, आपको बिल्कुल हमने किया, लेकिन कोई आपको इसके देखें कहीं भी आपको गवर्नमेंट कोई इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हुई नजर नहीं आई कि हम जुडिशियल पैकेज जो है इस दिन तक लाना चाह रहे हैं या ये है कॉन्टूर्स हैं उसके। तो मेरे ख्याल से हम कह रहे हैं कि आपने 224 पूरा करने के लिए कोशिश भी नहीं की। नहीं देखें मौलाना से मुलाकातें की हैं, जाहिर है उसका इंटेंशन तो यही होगी। लेकिन मौलाना साहब के आने से तो कोई नंबर नहीं पूरे हो जाने थे, तो बिल्कुल देखें ये मेरा अगला सवाल था कि मौलाना के आने से नंबर पूरे नहीं हो रहे, फिर आपको जरूरत पड़ेगी पीटीआई के लोगों की। नहीं देखें बात यह है, मैं तो आपको कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई पब्लिक स्टांस नहीं लिया, तो ये सारी क्या सरैयां हो रही हैं कि जुडिशियल पैकेज आ रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, तो मेरे ख्याल से देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा। फिर क्यों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये वजाहत करना पड़ी कि नहीं अगर आईनी तरमीम आती है सबके लिए आती है तो मैं उसके लिए तैयार हूं? मेरे ख्याल से क्योंकि उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा। आईनी तरमीम जब देखिए बात ये कि जो आईनी तरमीम तो आ ही नहीं रही, तो जो चीज गवर्नमेंट ने अनाउंस, आपके ख्याल में तो आईनी तरमीम आ ही नहीं रही। मैं आपको वही कह रहा हूं, जो चीज गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं की, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तबसरा नहीं किया, वो सब कह रहे हैं कि वो आ रही है, तो वो अभी आई भी नहीं है। तो जब वो आएगी तो फिर उसके ऊपर बातचीत हो जाएगी ना, उससे पहले तो पाकिस्तान को आती नजर आ रही है। वैसे नहीं देखें अगर आती नजर आ रही होती तो उनको वजाहत भी नहीं करना पड़ता। जस्टिस साहब ने तो वजाहत उस चीज की कि जो उन्होंने नहीं कहा और उनका समझा गया कि उन्होंने कहा, जाहिर है तो गलत समझा जाने से कोई मसला हो रहा था ना, तो ऑब्वियसली उन्होंने उसकी ये तो वही चीफ जस्टिस ऑफिस ही इसके ऊपर कर सकता है ना कि उन्होंने क्यों बयान किया या कैसे किया। गवर्नमेंट का स्टांस ये कि हमने कभी इसके ऊपर अभी एक ऑफिशियली हमने स्टांस ही नहीं लिया कि हम ये लेके आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे, तो जब हम लेके आ रहे होंगे तो जरूर उस पर बात होगी। बड़ी कोशिश मैंने की है लेकिन मानते आप नहीं है कि अच्छा नहीं साहब, अगर फर्ज करेंगे 224 पूरे करते हैं, 2/3 के चाहिए, उसके लिए पीटीआई के लोगों को बीच में डालना पड़ेगा, तो क्या ऐसी सूरत में डिफेक्शन क्लॉज लगती है? देखें डिफेक्शन क्लॉज तो बिल्कुल लगती है, एफिडेविट सारों के जमा है, मगर जिस ये कह रहे हैं ना कि कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो आज़ाद हैसियत जिन्होंने बरकरार रखी है, उसमें से कोई 2-3 स्लिप हो गए तो क्या होगा? फिर उमर गौर खान है, उमर अयूब है, ठीक है, उस तरह के आज़ाद कुछ और भी लोग हैं, खिची साहब हामिद रज़ा है, हाँ जी हैं, मगर है कि उनके भी जो है ना एफिडेविट तो पार्टी के पास मौजूद है। मगर देखें बात मोरालिटी की है कि आप इस तरह की आईनी तरमीम ले भी आएंगे तो उससे होगा क्या? मसला तो हल नहीं होने वाला होगा। नहीं, बुनियादी एक समझने वाली को एक पीटीआई समझते उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा, काजी फैसला सब कंटिन्यू करेंगे, पीटीआई को लगता है कि उससे उनको सियासी तौर पर धचका पहुंचेगा। आपने नाम ले लिया, सीजेपी के हवाले से देख लें, उन्हें देखें आजम तारड़ साहब भी मिलने गए थे, आ गया ना एक्सप्लेनेशन में जो ये आया, वो क्यों मिलने गए थे? ये कह रहे हैं कि अंडर डिस्कशन ही नहीं है। एक लॉ मिनिस्टर अलॉन्ग विद अटॉर्नी जनरल जाता है, ठीक है, और वो कहता है कि हम इस तरह की चीज़ सोच रहे हैं, तो गवर्नमेंट कुछ तो सोच रही है। इधर मसला क्या है कि गवर्नमेंट नहीं सोच रही, पीछे से कोई और सोच रहा है, ठीक है, वो ही इनके लिए नंबर भी पूरे कर रहा है और ये एक सारी गेम चल रही है। मगर ये चीज़ नहीं सोच रहे कि ये एक इंस्टीट्यूशन में इंटरफेयर करने जा रहे हैं। अदलिया अपनी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को जेलसली गार्ड करेगी, वो कभी भी उसमें
किसी को इस तरह से इंट्रेंच अपॉन नहीं करने देगी। आर्टिकल 175 एक क्लियर है, अल जहाद ट्रस्ट केस ऑन रिकॉर्ड है, सीनियर मोस्ट बंदे ने ही बनना है सीजेपी, ठीक है। और आप देखें तमाम की तमाम बार्स इस चीज़ को लेके चलेंगे। ये कोई पीटीआई का मसला नहीं है, हम कहें कि हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा, बात है पर्सन से कभी रिलीफ मिलता भी नहीं है, ये गलत उम्मीदें होती है। लोगों ने पहले भी बड़ी लगाई, पहले भी चीफ जस्टिस गुजरे, यही इन्होंने बहुत उनसे उम्मीदें लगाई थी, तो क्या हुआ? अल्टीमेटली पनामा भी उन्हीं दौरों में आया, सारे मामलात बने। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। बात देखना है कि इस वक्त इनका फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए। फोकस होना चाहिए मुल्क के इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निकालना है। इनके फाइनेंस मिनिस्टर खुद कहते हैं, डॉन में रिपोर्टेड आया है कि यहाँ जियो पॉलिटिक्स हो रही है, IMF हमें ऑन ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट लेके जा रही है। जब ऐसी सूरत हाल है, आप अपने मुल्क में और ज़्यादा लड़ाई डाल रहे हैं। आपको तो चाहिए सबको ऑन बोर्ड लें। आप आज हमारे बंदे तोड़ेंगे और कल को एक्सपेक्ट हमसे करेंगे कि हम आपके साथ और बेहतर तरीके से चलेंगे, तो ये दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सही है। चलिए, ये जो आपने सवाल किया मैं जदून साहब के सामने भी रखता हूँ। जदून साहब, ये क्या आपके ख्याल में डिफेक्शन क्लॉज लगेगी इस सूरत हाल में कि जिसमें पीटीआई के बेशुमार लोग, अभी 40 तो वो हैं जिनके बारे में अभी एक्सप्लेनेशन मांगी हुई है इलेक्शन कमीशन ने और उनको नोटिफाई नहीं किया तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, इनमें से अगर कोई लोग चले जाते हैं हुकूमत के साथ वोट करने के लिए, तो क्या ये डिफेक्शन क्लॉज इनके ऊपर लगती है? नहीं, पहले देखें ना, जो अभी अमैर न्याजी ने बात की है, देखें जो अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं वो नंबर भी पूरे कर लेंगे, ये पहली बात तो ये है। और जब उनके कहने पे किसी ने वोट दे दिया तो उस पर वो डिफेक्शन क्लास भी नहीं लगने देंगे। यहाँ पे तो रूल ऑफ लॉ की आप बात ही नहीं करें, आइन और रूल ऑफ लॉ की इस मुल्क के अंदर कौन सी बात होती है? अब देखें ना, एक पीछे थोड़ा चले जाए, जब सादक सिंजरानी को सेनेट के अंदर इलेक्ट किया गया तो बाहर जो है 46 थे और अंदर से जब वोट निकले 64 है, कि कौन सी पार्टी ने किस पे डिफेक्शन क्लास लगी आज दिन तक, मुझे बता दें आप। तो जिन लोगों ने वोट दिलवाना होता है वो नंबर भी पूरे कर लेंगे, वो अमेंडमेंट भी ला लेंगे। ये अलग बात है कि उन्होंने अभी फैसला पक्का कर लिया है, नहीं किया, ये अब थोड़ा सा शुकूक व शबात जो है वो जब तक ये 22 जो है अक्टूबर नहीं आता या चीफ जस्टिस रिटायर नहीं होते तब तक जो है रहेंगे। तो ये जब उन्होंने एक अमेंडमेंट लानी है, जो अमेंडमेंट लाते हैं, और इनके प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी जेल में है टीवी पे आके कहा है कि हमारे बंदे तो नहीं पूरे होते थे, हम तो उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि बंदे ले आओ, तो अभी भी वो अपने काम उसी तरह कर रहे हैं, वो अपने तो ये बताइए, जदून साहब के काजी फैसल साहब के ऑफिस से सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो वजाहत जारी की गई है कि मिस रिपोर्ट हुआ सहाफियों को, उन्होंने ये नहीं कहा था कि अगर पहले तो ये रिपोर्ट हुआ जर्नलिस्ट की तरफ से, कुछ रिपोर्टर्स की तरफ से उन्होंने कहा कि जी काजी साहब कह रहे हैं कि अगर आपने मुद्दत बढ़ानी है तो किसी और की बढ़ाइए, मेरे लिए मत बढ़ाइए, मैं नहीं लूंगा। लेकिन बाद में कहा जी मैंने ये नहीं कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर आप सबकी बढ़ाएंगे तो ठीक है, मेरे अकेले के लिए मत बढ़ाएं। ये वजाहत हुई है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये क्यों करना पड़ी होगी ऑफिस को वजाहत? ये देखें, ये तो जिन जर्नलिस्ट के सामने उन्होंने बयान दिया है तो वो बेहतर पोजीशन में है, वो 5-6 बंदे हैं साथ हैं, तो वो उसके साथ उस दिन मैं जरा दूर था, वो खड़े थे, उनसे बातचीत बड़ी खुले डुले माहौल में चीफ साहब कर रहे थे। तो अगर वो सारे कहते हैं कि जिस जस्टिस ने ये बात की है तो फिर उनकी जो स्टेटमेंट आई है वो गलत है। तो अगर वो 5-6 बंदे जो है वो कहते हैं ये बात नहीं है तो फिर काजी साहब की बात ठीक है। तो इसमें तो अब ये पूरा एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जी कि शकूक व शबात ही पैदा करने वाली मजीद बात है। अगर 6-7 जो जर्नलिस्ट उन्होंने पूछा है उनसे, अगर उन्होंने ये कहा जी कि नहीं अगर बाकियों की बढ़ाएंगे तो मैं नहीं लेता हूं, तो इसका मतलब कैटेगोरिकली रिफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट अपने सेक्रेटरी के जरिए दी है इसने तो शकूक व शबात को जन्म दे दिया है कि उन्होंने पहली बात जो बल्कि वहां तक यहाँ तक रिपोर्ट हो गया था कि आप राना सनाउल्लाह को ले आए, वो तो मीटिंग में मौजूद ही नहीं थी। तो इस तरह की बातें हुई हैं। तो ये जर्नलिस्ट जो है वो बेहतर बता सकते हैं, जिन्होंने उनसे सवाल किए हैं। वो 5-6 जर्नलिस्ट अगर कहते हैं जी काजी साहब ने ये बात हमारे सामने की है तो फिर तो उनकी जो स्टेटमेंट आई है उसमें तो कोई वजन नहीं है, या फिर उन्होंने स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, राना साहब आप बार बार कह रहे थे कि हम तो 2/3 नंबर पूरा करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि आजम नज़ीर तारड़ साहब ऑफिशियली ये कह चुके हैं कि हम एक जुडिशियल पैकेज लेकर आ रहे हैं और ये बात उन्होंने खुद चीफ जस्टिस के सामने कही थी, तो फिर जाहिर है
ये कैसे मुमकिन है कि आपके पास 2/3 ना हो और फिर भी आप जुडिशियल पैकेज लेकर आए? तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना, मतलब आप 2/3 की कोशिश करेंगे तो ही पैकेज लाएंगे। मैं आपको यही कह रहा हूं ना कि जब नंबर पूरे होंगे तो पैकेज आएगा। तो नंबर पूरा करने से पहले तैयार कर लिया आपने? तो देखें, आप जुडिशियल रिफॉर्म पे काम तो आप करते ही हैं ना। आपने जुडिशियल, मैंने आपको ये कहा कि हम जुडिशियल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं और अगर आएंगी तो वो मुल्क के मफाद के लिए होगी ना, जुडिशरी की बेहतरी के लिए होगी जी। तो उस पर तो काम बिल्कुल हुआ, लेकिन आपको मैं यही कह रहा हूं कि नंबर गेम हमारी पूरी नहीं है, तो इसलिए जब तक वो पूरी नहीं होती तो वो जुडिशियल पैकेज नहीं आएगा। मौलाना को कुछ ऑफर किया था आपने? देखिए, मौलाना साहब से बातचीत मुख्तलिफ पहलुओं पे चल रही है और आज जो भी उनका जवाब आया है वो मुझे आज ही आया है, तो आई एम नॉट प्रिवी टू इट, लेकिन मौलाना साहब के साथ हमारी एंगेजमेंट जारी है। ऑफर क्या किया आपने उन्हें? मुझे नहीं पता कि क्या ये बात दुरुस्त है कि कोई नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि गवर्नरशिप और कुछ 2 सेनेटर, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन मौलाना साहब से हम एंगेजमेंट जारी रखेंगे। मौलाना साहब एक पॉजिटिव आदमी है, वो मुल्क के मफाद को हमेशा आगे रखते हैं और हमारी कोशिश होगी कि वो हमारी साइड पे, वो समझते हैं कि मुल्क का मुफाद इसमें है कि आपके साथ खड़ा ना हुआ जाए। आज की स्टेटमेंट ये उनका मौकफ है, वो ऑपोजिशन में ही है इस वक्त, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन हम उनको एंगेज करते रहे। अभी भी उम्मीद बाकी है कि आप 224 पूरा करके 2/3 अक्सरियत पूरी करके आईनी तरमीम लाएंगे? देखिए, गवर्नमेंट ने कहाँ ये क्लेम किया है कि हम 224 का नंबर पूरा करने जा रहे हैं या वो पूरा हो गया है, कोई ऐसी स्टेटमेंट हमने दी हो? स्टेटमेंट है ना, मतलब जो मैं हवाला दे रहा हूं, जब उन्होंने कहा कि अब जुडिशियल पैकेज लेकर आ रहे हैं हम, लेकिन 2/3 होगी तो जुडिशियल पैकेज तो तभी आएगा ना। लेकिन हम गवर्नमेंट, मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की कि हम अगर काम कर रहे होंगे तो वो अंदर खाते कोशिश कर रहे होंगे। क्या ये बात दुरुस्त है कि जब नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने के लिए गए थे इंतखाबात के बाद, उस वक्त गवर्नरशिप बांटी जा चुकी थी, बाकी ओहदे बांटे जा चुके थे और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अब आप मेरे पास क्या लेने आए हैं सब कुछ बांटने के बाद? क्या ऐसी कोई बात आपके इल्म में? देखिए, नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मौलाना साहब से पहले एंगेज अगर कर लिया जाता तो उसमें डेफिनेटली वो फिर कहीं ना कहीं जो लेट हो गई पार्टी, मेरे ख्याल से लेट हो गई, और मौलाना साहब को जो इलेक्शंस के हवाले से उनके जो कंसर्न्स थे वो लेके बैठे से पहले भी वैसे मौलाना साहब मिले थे नवाज शरीफ साहब से। जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि सदर का क्या करना है, सदर के हवाले से ख्वाहिश का इजहार किया था। लेकिन नवाज ने जवाब दे दिया था, उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन होने दें फिर देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से नाराजगी का आगाज तो वहीं से हो गया। देखिए, कोई नई अंडरस्टैंडिंग बन सकी तो फिर इस वजह से वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बनी है, इस वजह से ऑपोजिशन की तरफ वो आ रहे हैं न्याय साहब, या हुकूमत के साथ कोई डील नहीं बन सकी इस वजह से? नहीं, जैसे आप पहली मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं, हमारी तो इन्फॉर्मेशन ये थी कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा था मैं तो वहीं खड़ा हूँ, आप कहीं और मूव कर गए, तो वो अपनी बेस को उस तरह से छोड़ने नहीं लगे। और हालात आपके सामने हैं, इस तरह के हालात में वो ओपनली कह रहे हैं कि सुसाइड करने वाली बात है, अपना पॉलिटिकल कैरियर एट स्टेक कोई भी नहीं लगाएगा। आप इस वक्त इंडिकेटर्स देख लें, इकोनॉमिक इंडिकेटर वर्स से वर्स होते जा रहे हैं। हमारे पास इस वक्त ब्रीदिंग स्पेस कम हो रही है, मगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ किधर है? वो कर रही हैं नंबर पूरे करने के लिए। क्या इस बात का कोई इम्कान मौजूद है कि सेनेट के इलेक्शंस हों खैबर पख्तूनख्वा के, तो 2 सेनेटर्स आप गिफ्ट कर दें मौलाना को? हमारी इस चीज़ पे बातचीत चल रही है। इस बात का इम्कान मौजूद है? तो ऐसा क्यों करेंगे आप? देखें उनके न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वहाँ मौजूद है, मतलब 1 सीट की हद तक तो उनकी है, तो दूसरे गिव एंड टेक पॉलिटिक्स में होती है। देखें, अगर 2018 में आए थे तो हमने सेनेट में पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी दी थी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट किन का था? पीपल्स पार्टी का था। तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ये थोड़ा बहुत गिव एंड टेक तो चलता रहता है, मगर बात ये अपनी आइडियोलॉजी, अपनी असास वो तो नहीं छोड़नी। मौलाना साहब अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसी पे खड़े रहेंगे। ठीक है। अभी 2-3 दफ़ा मैंने हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर दी होगा, ये मईशत तबाह हाल है, मईशत के बुरे हालात हैं, ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप हमेशा इसको एडवोकेट करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी मईशत तो बेहतर हो रही है। ये देखें, अगर मूडीज़ कह रहा है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग स्टेबल से पॉजिटिव हो गई है, तो ये एक बड़ी बात है। इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। अगर आपका रुपया जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है, बल्कि हल्का फुल्का स्ट्रेंथन हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखें, आज हम कुछ अर्सा पहले जहां डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे, 40% महंगाई की बात कर रहे थे, आज वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ तो 100% जा रही हैं। IMF का मुआहदा जो है अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, हमें कोई ख़तरा नहीं उसमें नज़र आ रहा। तो आगे बिल्कुल हमने ग्रोथ रेट अचीव करनी है, हमने यहाँ डेवलपमेंट करनी है, तो उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन वो जो खतरात थे आज से साल पहले या 1.5 साल पहले, 14 रुपए जो इस्लामाबाद में आपने रिलीफ देना था आवाम को बिजली, क्यों नहीं हो पाया? देखिए, उसके अंदर तो मेरे ख्याल से एक तो वो पंजाब बेस्ड था, और वो फिर इस्लामाबाद का भी अनाउंस किया गया, वो अनाउंस किया गया था, लेकिन वो पंजाब बेस्ड था, तो वो इसलिए पंजाब स्पेसिफिक ही रहा।
और दूसरा अब तो उस पर IMF ने जो है वो कदगन लगा दी है, मेरे ख्याल से लगा दी है। तो पंजाब हुकूमत तो नहीं माने, वो कह रहे हमारे नोटिस में नहीं है। नहीं, वो फाइनेंस ने, जो मेरी नॉलेज में है कि फाइनेंस ने उसको जो है कन्वे भी किया है, तो वो एक आधा अगले महीने शायद वो ना हो, तो इस महीने की जो दे दी गई है। किया गया था? नहीं, देखें, होमवर्क के नहीं किया गया था, ये ऐसे ही किया गया था जैसे इमरान खान साहब जाते हुए 10 रुपए कम कर गए थे, IMF ने नापसंदीदगी। नहीं, उन्होंने अपने बजट से किया था, खान साहब ने बजट से नहीं किया था। खान साहब ने तो छक्का मारा था ना, बगैर वो आपने वो खसारे में ऐड कर दिया था। ये तो पंजाब ने अपने डेवलपमेंट के बजट को कट करके होना चाहिए था। देखिए, ये IMF का मैंडेट नहीं है कि पंजाब का सूबा अपने बजट, अपने डेवलपमेंट बजट को, देखें ऑब्वियसली क्योंकि हमें उनकी जरूरत है, ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ, आपकी जरूरत है तो आप उनकी बात, गलत बात में मानना पड़ती है। नहीं, बात ये नहीं है कि आपको उनको, देखें इस वक्त हमें मुआहदे की जरूरत है। ठीक है, IMF बड़ी सख्त शराइत, आप ये कह रहे हैं कि IMF गलत कह रहा है कि सब्सिडी ना दो, लेकिन फिर भी हमें मजबूरी में बात मानना पड़ रही है। लेकिन वो गलत कह रहा है, हमने फैसला ठीक किया था 14 रुपए सब्सिडी देने। नहीं, देखें, एक सूबा इंडिपेंडेंट है कि वो अपना डेवलपमेंट का बजट कहाँ लगाए, वो अवाम को कहाँ रिलीफ देना चाहता है, ये इंडिपेंडेंट है। और ये आज ये कहना IMF का कि वो ये नहीं कर सकता, ये एक नई चीज़ है जो वो सुनने में आई है और जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल ये इस चीज़ को, उसकी वजह ये है। फिर सही किसी मुफक्किर ने कहा था ना कि हमारा वेंटिलेटर उनके हाथ में है। नहीं, तो इसमें आपको देखें, बात ये है कि अगर IMF का आप मुआहदा अभी ना करें और आपका जो रुपया है वो 400 450 में चला जाए, तो आप कहाँ खड़े होंगे? तो ये हकायक है ना, इन हकायक में आपने रहना है। तो अगर ये हकीकतें आप नहीं, वरना क्यों हमने ये बिजली के रेट जो हमने बढ़ाए और हमने सर्कुलर डेट को कम किया और उसको मनफी की तरफ अब हम लेके जा रहे हैं, उसके फ्लो को, और रिड्यूस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो ड्रास्टिक स्टेप्स आपको लेने पड़े, ये तभी लेने पड़े ना कि IMF का मुआहदा आपने करना है। तो यही तो हमने जो है वो मईशत को बचाया है, यही तो हमने जो है वो अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है। और फिर हमने, और यही इसी के साथ खेला था PTI ने, इसी के साथ उन्होंने जो है वो खिलवाड़ किया था। तो आप कह रहे हैं कि जो है PTI अगर 10 रुपए की सब्सिडी दे तो उन्होंने इकोनॉमी को तबाह कर दिया, आप 14 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं तो आपने ठीक किया। देखें, अगर आपने बजट ही नहीं किया, उसको आपने बजट ही नहीं किया, और आपने, खान साहब ये कहते थे कि हमारे पास इतने पैसे थे नहीं थे, हमने इतने अच्छे पैसे कमा लिए थे, नहीं थे, ये तो रैकेट को काट के उसमें डाल, देखिए ये तो रैकेट की बात है ना, स्टेटमेंट में नहीं है वो पैसे जो कर रहे हैं। ये रैकेट की बात है कि खान साहब ने जब ये सब्सिडीज अनाउंस की, और जब उन्होंने की थी तो कोई फिस्कल स्पेस अवेलेबल नहीं थी। आपने तो मिनी बजट दिया था, आपने तो कुछ मेरे ख्याल से 350 अरब का मिनी बजट दिया था जनवरी में, उस वक्त 2022 में, और आपने मार्च में जाके जो है वो पता नहीं 100 अरब की पेट्रोल की माहाना सब्सिडी अनाउंस कर दी। 300 अरब का आप कह रहे हैं हम इजाफी टैक्स ले रहे हैं, और उधर ही आप जो है वो 300-400 अरब की आपने सब्सिडियां अनाउंस कर दी। तो ये तो उन्होंने जानते बूझते खेले थे वो। यहाँ तो आपके पास एक वो साल के शुरू में बजट है, और उसमें से आपने इतने सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताए हैं अभी राणा साहब ने कि इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई है, मोडीज ने आपकी रेटिंग बेहतर कर दी है, और भी वो कह रहे हैं कि जी हमारा रुपया मुस्तकम हो रहा है, तो फिर भी आपको मईशत पे आप देखें, ये वो वाली बात हो गई कि बंदा मर गया, ये कह रहे हैं शुक्र है उसका चेहरा हादसे में बच गया। बात है कि IMF डायरेक्ट आप पे हिट कर रहा है। किस चीज़ पे हिट कर रहा है? वो आपके तमाम बजट को रिजेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि फेडरल जो PSDP है वो आप सूबों पे इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? जो 650 बिलियन आपने दिया है सिंध के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, वो आप नहीं दे सकते। 150 अरब दिया हुआ है पंजाब के लिए। ये कैच 22 सिचुएशन में फंस गए हैं। ये पीपल्स पार्टी को किस तरह से राजी करेंगे, अपने मामलात किस तरह से चलाएंगे? ये जो बात करें, इन्हें अभी खुद मिनी बजट लाना पड़ेगा इन सारी फिगर्स को टेक इनटू अकाउंट करने के लिए। फिर इन 2 महीने की टैक्स कलेक्शन में, FBR की कलेक्शन में 150 अरब का शॉर्टफॉल है, वो किधर से पूरा करेंगे? तो स्पेस है ही नहीं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आइन के मुताबिक PSDP के अंदर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के अंदर आप नहीं लगा। ये बात आप ये आइन के मुताबिक क्यों नहीं समझा? नहीं, IMF तो यही कह रहा है, वो भी यही कह रहा है कि जो PSDP जो है, वफाकी PSDP, आप प्रोविंशियल डेवलपमेंट के ऊपर नहीं लगा सकते, आपने नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाना है। जो चीजें डिवॉल्व हो गई 18वीं तरमीम के बाद, वहां आप PSDP को नहीं लगा सकते, आपका आइन है। चाहिए जदून साहब, आज ऐसे एक और खबर भी है कि हुकूमत ने वो जो डैम फंड में पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हुए हैं वो वापस मांग लिए हैं। आपके ख्याल में इस फैसले से वो जो 190 मिलियन पाउंड केस चल रहा है उस पर कोई फर्क पड़ेगा? एक कनेक्शन बीच में तो है उसके साथ इसका। नहीं देखिए, अगर गवर्नमेंट ने मांगे पैसे तो सुप्रीम कोर्ट के जो पैसे हैं वो पड़े हुए हैं, वो डैम के नाम पे कलेक्शन है तो वो डैम पे लगने चाहिए। वहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन बैंक भी बना हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है कि
डैम के पैसे जो है कलेक्ट करें। ये देखें ना, पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि बंदा तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि जी आप चीफ जस्टिस जो है वो डैम के पैसे जो है वो चंदा कर रहा है। तो ये तो उनका काम ही नहीं है। उनको ज्यादा से ज्यादा जल्दी जो है पैसे इनको देनी चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो है अपने अगर उन्हीं प्रोजेक्ट के अंदर वो जो है ये ठीक है। और वो पैसे जो आए थे लंदन से आए थे और वो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए थे, वो जुर्माने की एक रकम थी, वो भी हुकूमत को दे दें तो फिर कोई मामला टल जाएगा। वैसे तो खैर अब इसमें नायब तरमीम के बाद कैबिनेट का पीटीआई क्लेम करती है कि कैबिनेट के फैसले का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है इस 190 मिलियन पर वाले केस को, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो सब जुडिस मैटर है। वो जो पैसे आए हुए थे वो देखे ना, एक अगर वो क्राइम मनी है या क्राइम सीट है तो उसी बंदे को एक्यूज के खाते में नहीं जा सकते। वो तो गवर्नमेंट ने फॉरफिट किए तो गवर्नमेंट को एज ए पेनल्टी मिलेगी, वो उसके आप खाते में नहीं डाल सकते कि आप अपने जो है अगर आपने कंपनसेशन देनी है या आप पे एक एग्रीमेंट हुआ है आपको कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दें। इसमें तो बेसिक पॉइंट, हाँ अगर वो एक ऑफेंस बनता है नहीं बनता ये डिबेट की बात है, लेकिन प्रमा फिशाई जो है वो पैसे उस एक्यूज के खाते में दोबारा जाके जो उससे पकड़े गए हैं कि क्राइम बनी थी या जो बनी जो है वो लॉन्डर किए गए हैं, जिस तरह भी एक जो बरतानिया की एजेंसियों से पकड़े थे पैसे तो वो उन्होंने वापस किए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसी को दोबारा दे दें। ये तो बिल्कुल अपेरेंटली अरे यार बंदा इसको मानता है कि ये गलत था। अब ये बात ला दी कि आया उस पैसे को जमा करने से फिर वो वापस हो जाएगा, तो उससे भी डिस्प्यूट है क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट कहती है हमारा पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमारा पैसा है, क्योंकि जो लैंड है वो सारी सिंध में वाक़ है। अब इसमें भी डिस्प्यूट है, तो इसमें अभी जो है ये सबजुडिस मैटर भी है और पता चलेगा कि अब कैबिनेट तो बड़ी जिम्मे हो गई है अब इस नैब अमेंडमेंट के बाद कि कैबिनेट का मिनिस्टर या पब्लिक होल्डर ऑफिस जो है वो कोई अगर डिसीजन करेगा अपनी उसमें बोनाफाइडी और उसने कोई मॉनेटरी गेन नहीं किया है तो उस पर फेंस नहीं लगेगा। तो उस अगर सिचुएशन को आप देखें तो वो तो कैबिनेट ने तो कोई गेन हासिल नहीं किया। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक नुकता हुकूमत का ये है न्याज साहब, वो ये कहते हैं कि जी इसमें आपका मॉनेटरी गेन है, अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो है वो आपका मॉनेटरी गेन है, अदरवाइज ये कैबिनेट का तहफ़्फ़ुज़ में आ जाता। अच्छा, जिस तरह का माहौल है देखें, हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते वो ये वाली आर्गूमेंट को बाय करेंगे। इन्होंने अल-कादिर में सज़ा करनी है, मगर उससे फ़ायदा क्या होगा? वो आगे देखें, पहले जिस तरह से अपीलें उड़ गई हैं, आगे अपीलों ने खान साहब की फेवर में डिसाइड होना है, वो मसला नहीं होगा। मगर इधर जो समझने की बात है, देखें उधर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के तहत हमने ये साबित नहीं किया पाकिस्तान ने कि ये क्राइम प्रोसीड है। अगर वो साबित करते जैसा जदून साहब कह रहे हैं फिर तो उसी तरह जाना था। इसीलिए तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट उनकी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की एजेंसी है और मलिक रियाज के दरमियान साइन हुआ और फिर ये पैसे आए। बात ये आज एनडीए को वो पब्लिक कर दें, इनके पास है ना, जिस पे रिलाई करके किया है। बात है साइफर की बात आई तो साइफर पेश नहीं किया, अब एनडीए की बात आती तो एनडीए डिस्क्लोज नहीं करते, कर दें, सारी चीज़ अब आपके सामने आ जाएगी। सर ये देखें, बात ये कि ये तो अगर साइफर को मेरे ख्याल से जो प्रोसिक्यूशन नहीं उसने पेश किया अदालत में और अगर कर देती तो फिर तो ये सिक्का बंद केस था। वैसे तो अगर उस ऑडियो को ही जो है उसका फोरेंसिक करा लेते तो तब भी सिक्का बंद केस था, जिसके अंदर खान साहब ने कहा था कि हमने साइफर से खेलना है, लेकिन जो उसको नहीं पेश किया गया मेरे ख्याल से। नहीं, उसमें पहले सवाल पैदा हो गया था ना कि ऑडियो रिकॉर्ड कैसे हुई है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो रिकॉर्ड कैसे कर ली? नेशनल सिक्योरिटी का इशू है ये, जो साइफर वाला जो इशू है, और उसके ऊपर एक वाजे आपको एक एविडेंस आ गई, तो प्रोसिक्यूशन को ये बताना चाहिए था ना। उन्होंने एक ट्विटर अकाउंट पेश कर दिया, इस अकाउंट से ये ऑडियो अपलोड हुई है, तो उन्होंने पूछा ये अकाउंट किसका है, कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा ये ऑडियो रिकॉर्ड किसने किया, कोई जवाब नहीं था। देखिए, अब मैं यही आपको कह रहा हूँ ना कि आपको एक कत्ल हो जाता है, उस कत्ल की वीडियो भी आ जाती है कि वो किसने वो गोली मारी और वो अदालत के कहती है फोरेंसिक की, वो उसको जब आप एविडेंस एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो कैसे करेंगे जब तक आप फोरेंसिक नहीं देंगे उनका? नहीं, तो फोरेंसिक अदालत करा सकती थी ना कि इसका फोरेंसिक पेश नहीं कर रही। मेरे ख्याल से प्रोसिक्यूशन के पास इस सवाल का जवाब नहीं था ना कि ये रिकॉर्ड कैसे किसने किया। इस सवाल का जवाब मुश्किल जवाब था। जब हम टेक्निकलिटीज में पड़ गए और टेक्निकलिटीज की बेसिस पे एविडेंस भी मौजूद है, एक यानी कि एक्सेप्टेंस है, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक ऑडियो आ गई कि एक बंदा गोली चला रहा है एक बंदे के ऊपर, और आप इस चीज पे पड़ गए कि नहीं भाई ये वीडियो बनी कहाँ, ये वीडियो बनी कहाँ, ये किसने बनाई, ये कैसे हुई, जबकि नजर आ रहा है कत्ल किसने किया, तो वो तो फिर आप जो है ये टेक्निकलिटीज में तो आप पढ़ सकते हैं। और ये हुआ है पाकिस्तान में। देखिए, वो जो आपको याद है वो जो एक एमपीए बलूचिस्तान का था जिसने एक ट्रैफिक वार्डन को हिट किया था, तो उसकी वीडियो नहीं मानी गई। तो ये तो नहीं है कि वो उसने फिर उसका मर्डर नहीं किया। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की नलायकी, एक बोतल में पड़ी हुई चीज को हम लेबोरेटरी से साबित करके जो है
वो शहद और जैतून साबित कर देते हैं, हमारे यहाँ तो होता है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।